दोस्तों नमस्कार। फ्रांस में जी7 की मीटिंग समाप्त हो गई है। इस बार बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले लिए गए और अगर उन फैसलों को ध्यान से देखें तो भारत के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। भारत की अर्थव्यवस्था और भारत में इन्वेस्टमेंट के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। इसीलिए इस बार जो जी7 मीटिंग में निर्णय लिए गए वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये बात सही है कि जी7 में भारत की मेंबरशिप नहीं है। भारत को बाकी देशों के साथ एक इनवाइटी के रूप में बुलाया गया था। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि जी7 ने अपनी जरूरतों के लिए जो फैसले किए हैं उसमें अगर भारत अपनी तरफ से सही निर्णय लेता है और सही पॉलिसी रिफॉर्म्स करते हैं भारत के अंदर, तो भारत को बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। आज हम इसी की चर्चा करेंगे। इसीलिए आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आपके क्षेत्र के लिए, आपके व्यापार के लिए, आपके प्रोफेशनल कैरियर के लिए भी ये डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट हो सकता है। और इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि उनकी कंपनियां भी इस मौके का फायदा उठा सकती हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप इसको सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। अब हम बात कर रहे हैं दोस्तों कि ये आउटकम क्या हुआ है, किन बातों पे महत्वपूर्ण चर्चाएं हुई हैं, इसको हम पहले समझ लेते हैं। अगर हम देखें इस समय जी7 में 5 महत्वपूर्ण मुद्दे थे जिन पे चर्चा हुई। पहला, क्रिटिकल मिनरल सिक्योरिटी। भारत ने इस पे इनिशिएटिव शुरू किया है। आगे इसका फायदा जी7 के साथ टाई अप में हो सकता है। सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन, क्योंकि चाइना पे ओवर डिपेंडेंस शायद जी7 को पसंद नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गवर्नेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे तो काम हो रहा है, लेकिन उसके जो दुष्परिणाम है उसको कैसे कम किया जाए, इस पे भी विचार की जरूरत है। एनर्जी सिक्योरिटी, गल्फ वॉर के समय हमने देख लिया स्थिति क्या है, सब परेशान है। यूक्रेन रशिया एंड ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स को लेकर भी चर्चा हुई और इन सभी मुद्दों में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। अब सवाल इस बात का है कि हम एज ए इनवाइटेड पार्टनर गए थे और हमने सभी मुद्दों पे अपनी बात रखी और यही बात भारत के लिए एक पॉजिटिव डेवलपमेंट हुआ है। अगर हम आउटकम की बात करें जी7 के आउटकम में, तो सबसे पहले तो जी7 ने यह फैसला किया क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर कि हम चाइना पे डिपेंडेंसी जो है वो कम करना चाहते हैं। जो अल्टरनेट सप्लाई सोर्सेज हैं हम उसको बनाना चाहते हैं। अब अल्टरनेट सप्लाई, एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो मिनरल्स हैं, रेयर अर्थ मिनरल, ये दुनिया में बहुत सारे देशों में है, लेकिन उसकी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी सिर्फ चाइना के पास। इसीलिए इस बात को समझना होगा कि हमें इसमें आर&डी में बहुत इन्वेस्ट करना है ताकि हम कॉस्ट इफेक्ट प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकें। एआई गवर्नेंस का मुद्दा भी है, ट्रांसपेरेंसी, लायबिलिटी, रेगुलेशंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। अब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये बहुत तेजी से दुनिया के हर क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है, लेकिन इसको कंट्रोल कैसे करें। अगर हम जरूरत से ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं तो ग्रोथ रुकता है, और अगर हम इसको खुला छोड़ देते हैं तो साइड इफेक्ट भी बहुत तेजी से आते हैं, इंक्लूडिंग साइबर क्राइम्स एंड साइबर फ्रॉड्स, ये भी बहुत तेजी से फैलेंगे। जहां तक बात है ट्रेड की, इस समय पूरी दुनिया चाइना पे डिपेंडेंट है। जी7 कहता है एक कंट्री पे हम निर्भर रह नहीं सकते, क्योंकि सामरिक दृष्टि से ये एक बहुत खतरनाक स्थिति हो जाती है। जैसे अमेरिका ने झेला, जब टैरिफ लगाए तो चाइना ने कहा कि हम आपको रेयर अर्थ मैग्नेट्स नहीं देंगे, और अमेरिका की हालत खराब हो गई थी। वो चाहते हैं कि इस तरह का दबाव हमारे पे ना आए। एनर्जी सिक्योरिटी की बात है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस, ये भारत की भी जरूरत है, जी7 की भी जरूरत है, तो यहाँ पे मिलकर काम करने की अपॉर्चुनिटी है। रशिया यूक्रेन, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि रशिया पे और दबाव बढ़ाने का प्रयास करेगा जी7, और भारत के लिए यहाँ पे एक टाइट रोप वॉक हो जाती है कि रशिया हमारा एक खास दोस्त है, उसके खिलाफ अगर जी7 कुछ करते हैं तो हमारे हाथ बंधते हैं। भारत इनमें से कैसे रास्ता निकालेगा, ये भारत को सोचना होगा। ग्लोबल साउथ की अगर हम बात करें तो भारत जो है इस समय ग्लोबल साउथ में काफी तेजी से एग्रेसिव वे में
काम कर रहा है। अब अगर भारत के लिए देखें कि ये पूरा समिट कैसे इंपॉर्टेंट रहा, मुख्य बातें मैंने आपसे बता दी। अब हम चर्चा करते हैं। भारत दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है, मतलब पूरी दुनिया की नजर में भारत एक बड़ा बाजार है, इसीलिए वो भारत पे दबाव भी बनाएंगे और दोस्ती भी करेंगे। फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी, अल्टरनेट मैन्युफैक्चरिंग हब टू चाइना, लोग ये देख रहे हैं, लेकिन मेक इन इंडिया सक्सेसफुल नहीं हुआ, इससे पूरी दुनिया दुखी है और ये भी परेशान है कि भारत में जो रिफॉर्म्स होने चाहिए नहीं हो रहे हैं। की पार्टनर इन इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी, क्वाड की हमने बात करी, मेजर कंज्यूमर मार्केट एंड क्रिटिकल मिनरल प्रोसेसिंग एंड रिफाइनिंग, ये सब अगर बातें देखें तो ये भारत के फेवर में जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, G7 countries increasingly recognize that global supply chain cannot be diversified away from China without India. अगर हम चाइना को छोड़ के जाना चाहें, वियतनाम जाना चाहें, कहीं और भी जाना चाहें, निश्चित रूप से वो सप्लाई कर देंगे, लेकिन जिस क्वांटिटी में चाहिए उतनी क्वांटिटी के लिए जो इंडस्ट्रियल बेस चाहिए वो भारत के अलावा शायद कोई और देश नहीं दे पाएगा। इसलिए ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अब हम इसको थोड़ा सा और विस्तार से देखते हैं। क्रिटिकल मिनरल्स में जिसकी हम बात कर रहे हैं, लिथियम प्रोसेसिंग, रेयर अर्थ रिफाइनिंग, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग एंड सेमीकंडक्टर्स, यहां पे पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है। तो जो लोग और जो कंपनियां अभी डाइवर्सिफाई करने की सोच रही हैं या ये सोच रही हैं कि कहां इन्वेस्टमेंट किया जाए, मुझे लगता है ये चारों क्षेत्र जहां पे पूरी दुनिया की निगाह है, ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भारत के लिए बनती है। अब इसके बेनिफिशियरीज कौन कौन हो सकते हैं? ऑब्वियसली जो ऑलरेडी हैं, अडानी ग्रुप, टाटा, वेदांता, कोल इंडिया, ओएनजीसी, इंडिया बैटरी मैन्युफैक्चरर्स, लेकिन इनको R&D पे दिमाग लगाना होगा, पैसा लगाना होगा। ये ट्रेडिंग से काम नहीं चलेगा। क्या भारत की कंपनियां इन सेक्टर्स में R&D को तैयार हैं? ये आज सबसे बड़ा सवाल है। अब हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग चाइना +1 की स्ट्रेटेजी को लेकर। G7 कंट्रीज कह रहे हैं भारत को इसको सीरियसली लेना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, ईवी कंपोनेंट्स, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग एंड केमिकल्स। प्रॉब्लम यह है कि आज ये सारी चीजें भारत खुद इंपोर्ट कर रहा है। अब दुनिया ये चाहती है कि हम चाइना से हटें और भारत में या कहीं और अल्टरनेट ऑप्शन ढूंढें, और भारत भी ये सब चीजें इंपोर्ट कर रहा है। तो मुझे लगता है कि भारत की कंपनियों को G7 देशों में जो कंपनियां हैं उनके साथ टाई अप करके भारत में मैन्युफैक्चरिंग लानी चाहिए, और भारत सरकार को जितने भी आउटडेटेड कानून हैं जो इस तरह के इन्वेस्टमेंट्स के बीच में बाधा बनते हैं, उन सब को तुरंत ऐसे इमरजेंसी मीटिंग बुला के हटाना चाहिए, ताकि इस मौके का फायदा उठाया जाए। अन्यथा अगले साल भी फिर यही चर्चा होगी और हम फिर तमाशा देखने पहुंच जाएंगे बिना कुछ काम किए। अब बात आती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर की। भारत में लार्ज टैलेंट पूल है, डेटा सेंटर की अपॉर्चुनिटी है, AI मॉडलिंग है, और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने काम किया, UPI में और डिजिटल इंडिया में। ये सब चीजें भारत के लिए अपॉर्चुनिटी देती हैं, लेकिन जो स्केल बढ़ना चाहिए वो नहीं हो पा रहा। तो भारत सरकार को ये जो बड़ी कंपनियां हैं, TCS, इन्फोसिस, HCL, महिंद्रा और बाकी जितनी बड़ी IT कंपनीज हैं, कम से कम 50 कंपनीज को बुला के उनको एजेंडा देना चाहिए और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को मॉनिटर करना चाहिए कि ये अपॉर्चुनिटीज हैं, ये कंपनियां इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रही हैं, ग्रोथ क्यों नहीं कर रही हैं, कौन से कानून बीच में आ रहे हैं, कौन सी राज्य सरकारें तंग कर रही हैं। अगर राज्य सरकारें रिफॉर्म नहीं करती तो उनको उठा के किसी और राज्य सरकारों को दे दिया जाए, लेकिन काम तो करना पड़ेगा। जब तक प्राइम मिनिस्टर ऑफिस क्लोज मॉनिटरिंग नहीं करेगा, सिर्फ घोषणा करने से काम नहीं बनने वाला है। अब हम बात करते हैं एनर्जी सिक्योरिटी पार्टनरशिप को लेकर। इस समय भारत की भी जरूरत है न्यूक्लियर कोऑपरेशन, ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी एंड ग्रिड मॉडर्नाइजेशन। यहां पे भी भारत के पास एक्सपर्टाइज भी है। भारत G7 कंट्रीज के साथ टाई अप करके उन देशों में भी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर सकते हैं। इस मौके का भारत को फायदा उठाना चाहिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। अब बात आती है स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस को लेकर, जिसको आप कह सकते हैं पॉलिटिकल। तो वो हम ग्लोबल साउथ की जब बात करते हैं तो भारत हमेशा डेवलपिंग कंट्रीज का मुखिया के रूप में हमेशा अपने आप को पेश करता रहा है,
लेकिन ग्लोबल साउथ में जो इन्वेस्टमेंट चाहिए, जिस तरह से चाइना कर रहा है, भारत नहीं कर पा रहा। इसीलिए भारत को एक रणनीति बनानी चाहिए कि ग्लोबल साउथ में भारत का टाई अप कैसे इंप्रूव हो चाइना के मुकाबले। और अगर फंडिंग की जरूरत है तो मुझे लगता है G7 कंट्रीज के साथ बैठ के क्रेडिट लाइंस पे या सोर्स ऑफ फंडिंग पे बात करनी चाहिए। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं है, चुनौतियां भी रहेंगी भारत के लिए। जैसे बात आती है रशिया को लेकर। अब G7 कंट्रीज चाहते हैं कि यूक्रेन में रशिया किसी तरह से हारे और रशिया पे दबाव बढ़ाया जाए। अब उसको लेकर जो समस्या है वहां का इंपोर्ट, फाइनेंशियल सिस्टम्स और बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को लेकर, इसको लेकर G7 और भारत में मतभेद हो सकते हैं। क्या भारत रशिया को छोड़ देगा G7 के लिए? मुझे लगता है भारत को ऐसा नहीं करना चाहिए। G7 के जितने नेता हैं, आने वाले चुनाव में मुझे नहीं लगता कितने लोग चुन के वापस आएंगे। तो G7 का स्ट्रक्चर अगले साल तक बहुत कुछ बदल भी सकता है, आइडियोलॉजीज बदल सकती हैं, इस पे हमें ध्यान देना होगा। रही बात क्रिटिकल मिनरल की, इस समय भारत के पास क्रिटिकल मिनरल्स भी हैं और हमारी टेक्नोलॉजी अभी तैयार नहीं है जैसे चाइना के पास है। इसीलिए भारत का कंपटीशन होगा ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडोनेशिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका से। और इन सब देशों ने अपने यहाँ पे क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, खासकर क्रिटिकल मिनरल टेक्नोलॉजी के लिए कंपनियों को आमंत्रित करना शुरू कर दिया। अगर भारत की इन्वेस्टमेंट पॉलिसी इन देशों से बेहतर नहीं हुई तो हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। ये भारत सरकार को सोचना होगा, क्योंकि हमारे को यहाँ पे उसके लिए माइनिंग रिफॉर्म करने होंगे। एनवायरमेंटल लॉ और प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने कानून हैं उनको दोबारा देखने की जरूरत है। अब जब बात आती है ट्रेड नेगोशिएशन की, आज भी हम लोग थोड़ा सा दम के चलते हैं, क्योंकि टैरिफ हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है, डिजिटल टैक्सेस हम लगाते हैं, एग्रीकल्चर और मार्केट एक्सेस पॉलिटिकली सेंसिटिव सब्जेक्ट्स हैं। दुनिया भारत के साथ व्यापार करना चाहती है, लेकिन क्या भारत तैयार है? हम दुनिया का बाजार तो चाहते हैं लेकिन अपना बाजार खोलना नहीं चाहते। ऐसी स्थिति में समझौते मुश्किल हो जाते हैं और यही कारण है कि भारत और अमेरिका का समझौता रुका हुआ है। और जब तक हम इन पे काम नहीं करेंगे हमें ये फायदा नहीं मिल पाएगा। तो क्या भारत सरकार उन क्षेत्रों को आइडेंटिफाई करेगी जहां पे हम कंपटीशन बढ़ा सकते हैं और उन क्षेत्रों को आइडेंटिफाई करेगी जहां दुनिया को समझा सके कि यहाँ पे मुश्किल आने वाली है। इसके अलावा अगर हम देखें एआई की बात, भारत में कंप्लायंस कॉस्ट, डेटा लोकलाइजेशन एंड न्यू स्टैंडर्ड्स, अभी ये सब चीजें भारत में होनी जरूरी हैं। अभी हम शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ R&D नहीं है तो हमें जनरली वही चीजें अपनानी पड़ती हैं जो विदेशी कंपनियां या दूसरे देश हमें देते हैं। चाइना ने अपने यहाँ पे इकोसिस्टम बना लिया है, इसीलिए चाइना की नीति है डीकपलिंग। वो वेस्टर्न वर्ल्ड से ना सॉफ्टवेयर चाहते हैं ना हार्डवेयर। हमारी प्रॉब्लम यह है कि ना हमारे पास सॉफ्टवेयर है ना हार्डवेयर। हम वेस्ट पे पूरी तरह से निर्भर हैं, इसलिए हम अपने कानून नहीं बना सकते, अपनी टर्म्स नहीं उन पे थोप सकते, वो भारत के हित में नहीं है। लेकिन यहाँ पे R&D कौन करेगा, इसको लेकर भारत सरकार को भी एक नीति बनानी चाहिए। रही बात सेक्टर वाइज इंपैक्ट की, तो अगर इसको हम समरी से देखें, क्रिटिकल मिनरल में पॉजिटिव है, बैटरीज के लिए पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए पॉजिटिव है, डिफेंस में पॉजिटिव है, ग्रीन हाइड्रोजन, IT सर्विसेज, रिन्यूएबल एनर्जी, रशियन ऑयल ट्रेड को लेकर भारत के लिए एक चुनौती है, टैरिफ एक हमारे लिए चुनौती है, और फर्टिलाइजर इंपोर्ट ये हमारी जरूरत है। हम टोटल मैन्युफैक्चरिंग यहाँ कर नहीं पा रहे। तो ज्यादातर वैल्यू एडेड सेक्टर जहाँ पे R&D है वह हमारी भी जरूरत है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ R&D नहीं है। इसीलिए ये सारे सेक्टर अगर दुनिया में चाइना के अलावा अल्टरनेट डेवलप होते हैं तो हमारी मजबूरी ये होगी कि या हम चाइना से खरीदें या हम किसी और कॉम्पिटिटर से खरीदें। हम अपने यहाँ पे इकोसिस्टम डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, ये एक दुख की बात है। अब बात आती है कि ओवरऑल स्ट्रेटेजिक व्यू अगर हम देखें इस मीटिंग का, तो नेट रिजल्ट भारत के फेवर में है। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो जो G7 की मीटिंग है ये भारत के हित में गई है। और जब हम हित की बात कर रहे हैं तो जैसा मैंने कहा कि क्रिटिकल मिनरल्स में भारत के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी सामने आई है। चाइना के लिए अगर हमें कंपटीशन बनना है, चाइना+1 की जगह भरनी है, तो चाइना जैसा एफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर,
और मैन पावर हमें देनी होगी। भारत में जो ग्राउंड लेवल पे करप्शन है इसको खत्म करना होगा। मोदी जी कुछ भी बोलें, कंपनियां परेशान है करप्शन से। आप कुछ भी बोलिए, जो इन्वेस्टर्स हैं उसके पास सारी इंफॉर्मेशन होती है, वो आपकी बातें नहीं सुनता है, वो लोकल कंपनी से बात करते हैं और यहाँ जो कंसल्टेंट्स हैं और जो लोकल उनके पार्टनर्स हैं वो बताते हैं कि यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे कितना करप्शन है। तो आपको ये इमेज सुधारनी होगी। एआई और डिजिटल इकोनॉमी भारत की भी जरूरत है, तो हमें कोऑपरेशन करना होगा। जियोपॉलिटिकल रिलेवेंस के लिए जिस तरह से पाकिस्तान ने अपने आप को रिलेवेंट बनाने का प्रयास किया, भारत एक बड़ी शक्ति होते हुए, ब्रिक्स का लीडर होते हुए इस साल अगर साइडलाइन पे रहेगा तो लगता है कि हमारी मजबूरियां हैं, हम वर्ल्ड लीडर नहीं बन पा रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे हाथ पैर बंधे हुए हैं। जहां तक बात है ग्लोबल साउथ लीडरशिप की, जो छोटे देश हैं वो चाहते हैं भारत सिर्फ भाषण ना दे, सिर्फ लेक्चर ना दे, सिर्फ स्पीच ना दे, कुछ टेंजिबल करके दिखाए। जो हम कमिट करते हैं उसको टाइम बाउंड मैनर में करें, जैसे चाइना कर रहा है। और अगर हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है तो G7 मेंबर्स के साथ टाई अप करें, क्रेडिट लाइन लें और एग्जीक्यूशन पे ध्यान दें। जहां तक रिस्क की बात है, रशिया भारत के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट साथी है, लेकिन G7 के लिए एक प्रतिद्वंदी है। इसीलिए रशिया और चाइना दोनों भारत के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन G7 दोनों को कॉर्नर करना चाहते हैं। भारत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ट्रेड नेगोशिएशन की बात करें, यूएस और यूरोप दोनों भारत का मार्केट एक्सेस चाहते हैं और हम दे नहीं पा रहे। हमारी अपनी राजनीतिक मजबूरियां हैं और यही कारण है कि जो हम खुल के एक व्यापारिक संबंध बनाना चाहते थे वो हम बना नहीं पा रहे हैं। कंपटीशन की बात है तो जैसा मैंने बताया कि जिन जिन देशों के पास क्रिटिकल मिनरल्स हैं, हर देश अपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स बुला रहा है और R&D पे इन्वेस्ट कर रहा है। अब ये एक रेस है, क्या भारत जीतेगा या पिछड़ेगा, ये तो भारत सरकार की नीतियां ही बता पाएंगी। ओवरऑल अगर हम रेटिंग की बात करें इस स्थिति में, तो एक हिसाब से भारत के लिए बहुत बड़ी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है और भारत एक स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस का काम कर सकता है। लेकिन जहां पे दुनिया भारत को कम आंकती है वो है ट्रेड। भारत अभी भी पूर्ण रूप से ट्रेड के लिए तैयार नहीं है बिकॉज ऑफ टैरिफ और बाकी प्रॉब्लम्स। और जियोपॉलिटिकल रिस्क भारत लेना नहीं चाहता। भारत अपने आप को मजबूर समझता है, ना चाइना के साथ कुछ पंगा कर सकता है, ना रशिया के साथ, और ना ही इन हाउस ऐसी ताकत है कि वो खड़ा हो सके बाकी देशों के सामने। तो ये एक मजबूरी है जो दुनिया देख रही है। लेकिन ओवरऑल ये जो मीटिंग हुई है ये पॉजिटिव रही है। G7 का पूरा रिस्क है डी रिस्क फ्रॉम चाइना। क्या भारत इस जगह को भर पाएगा, ये डिपेंड करता है क्या मोदी सरकार जो वादे कर रही है क्या उसको डिलीवर कर पाएगी। हम विकसित भारत की तो बात कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे जो प्रॉब्लम्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, करप्शन, मैन पावर, स्किल प्रॉब्लम, इकोसिस्टम का ना होना, फाइलों में टाइम लगना, ये जो बेसिक चीजें हैं जो भारत को पीछे कर रही हैं, क्या मोदी सरकार इनको एड्रेस कर पाएगी? अब सवाल इस बात का आता है। इसीलिए अगर हम ये कहें कि अगले 3 से 5 साल भारत के लिए बहुत क्रूशियल है, मतलब मोदी साहब का जब ये तीसरा टेन्योर कंप्लीट होगा तब तक अगर भारत ने अपने नीतियों को और कानूनों को रिफॉर्म्स नहीं किया तो ये एक मोदी कार्यकाल के लिए लॉस्ट अपॉर्चुनिटी के रूप में माना जाएगा कि मोदी साहब जो कर सकते थे नहीं कर पाए, क्योंकि इस समय तो ना कोलिशन गवर्नमेंट है ना ऑपोजिशन है और कम से कम 20-22 राज्यों में बीजेपी की सरकार है। ऐसी स्थिति में भी अगर मोदी सरकार रिफॉर्म्स नहीं कर पाई तो कब करेगी? इसीलिए अब चुनौती सरकार के पास है। अब हम नेहरू का कार्यकाल या बाकी चीजें नहीं कह सकते, क्योंकि इससे अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी मोदी साहब को मिल नहीं सकती। जब पूरी दुनिया साथ देने को तैयार है, हम अपना घर क्यों नहीं सुधार रहे? ये हमें चिंता की बात है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर सिंगल बिगेस्ट नॉन G7 बेनिफिशियरी अगर कोई है तो वो है भारत। बहुत बड़ा मौका है भारत के लिए, लेकिन फिर सवाल वहीं आ जाता है कि क्या ये बड़ी जीत है या सिर्फ हम इसको बातें करके छोड़ देंगे कि हम गए थे, मिले थे, हाथ मिलाया था, फोटो खिंचवाई थी, घर आके हमने रिफॉर्म्स नहीं किए, इन्वेस्टमेंट नहीं आया, भारत आत्मनिर्भर नहीं बना, मेक इन इंडिया सक्सेसफुल नहीं हुआ, हमारा इंपोर्ट डिपेंडेंसी बढ़ता गया। क्या यही हालात रहेगा या हम वास्तव में बदलेंगे? तो दोस्तों अब सवाल इस बात का है
कि पूरी दुनिया ने भारत को एक पॉजिटिव डायमेंशन दिया है कि आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। क्या हमारे पॉलिसी मेकर्स, क्या मोदी सरकार इस मौके का फायदा उठाएगी? मेरा सवाल है। आपके जो भी विचार हो, जो भी आपके जवाब हो, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि मोदी सरकार को क्या क्या रिफॉर्म्स करने चाहिए ताकि जो अपॉर्चुनिटी हमारे सामने आई है इसका पूरा फायदा मिले। और इस वीडियो को हर स्टेट और हर सेंट्रल लेवल के मंत्रालय तक पहुंचाइए ताकि उनको ये पता रहे कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अब बॉल इज इन आवर कोर्ट। अगर अब हमने इसका फायदा नहीं उठाया तो हम किसी को दोष नहीं दे सकते। ये अब हमारे ऊपर। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये चर्चा पसंद आई होगी। इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब भी करिए। फिर मुलाकात होती है एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।